नमस्कार। इस खास और रैपिड फायर मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। आज हम भारत के संविधान की उस जटिल कार्यप्रणाली को डिकोड करने वाले हैं जिसे समझना हर सीरियस एस्पिरेंट के लिए बिल्कुल क्रूशियल है। हम एक बहुत ही स्पष्ट और स्ट्रक्चर्ड ब्लूप्रिंट के जरिए इसे समझेंगे। तो चलिए, बिना समय बर्बाद किए सीधे आज के टॉपिक पर आते हैं। तो आज के एजेंडे के 4 अहम पिलर्स कुछ इस तरह हैं। सबसे पहले बात करेंगे 3 तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसीज की, फिर बढ़ेंगे भारत के चुनाव आयोग की तरफ, उसके बाद प्रेसिडेंट और गवर्नर के बीच का एक डायरेक्ट कंपैरिजन देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि लेजिस्लेटिव बिल्स आखिर पास कैसे होते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पिलर से, जो है 3 संवैधानिक आपातकाल, यानी हमारे संविधान का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच। सबसे पहले एक नंबर जो आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाना चाहिए, 352। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी को दर्शाता है। कह सकते हैं कि यह वो पहली सीढ़ी है जहां से इमरजेंसी प्रोविजंस की पूरी कहानी शुरू होती है। अब इन्हें हमेशा के लिए याद रखने की एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, जिसे हम कहते हैं +4 ट्रिक। जी हाँ, बस 4 जोड़ना है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करती है। अगर हम 352 में 4 जोड़ते हैं तो हम सीधे पहुंचते हैं आर्टिकल 356 पर, जो कि प्रेसिडेंट्स रूल यानी राष्ट्रपति शासन है, राइट। और अगर इसमें एक बार फिर से 4 जोड़ दें तो हमें मिलता है 360, यानी कि हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये बन गया 352, 356 और 360, है ना आसान। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये एग्जामिनर्स का एक बहुत ही क्लासिक ट्रैप है। 1978 से पहले नेशनल इमरजेंसी लगाने का एक आधार हुआ करता था इंटरनल डिस्टर्बेंस, लेकिन 44th संशोधन के बाद इस थोड़े वेग से शब्द को हटाकर इसे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया, आर्म्ड रिबेलियन यानी सशस्त्र विद्रोह। ये एक ऐसा फैक्चुअल बदलाव है जो अच्छों को कंफ्यूज कर देता है। अब अगर अप्रूवल की बात करें तो नेशनल इमरजेंसी यानी 352 के लिए पार्लियामेंट को सिर्फ 1 महीने के भीतर, वो भी स्पेशल मेजॉरिटी से अप्रूवल देना होता है। लेकिन प्रेसिडेंट्स रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी के मामले में कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ समय सीमा 2 महीने की होती है और अप्रूवल के लिए सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। इन दोनों के बीच का ये शिफ्ट समझना आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। यहाँ एक और बहुत बड़ी कैच है। देखिए, आर्टिकल 19 तो एक्सटर्नल इमरजेंसी लगते ही हवा हो जाता है, यानी सस्पेंड हो जाता है। लेकिन आर्टिकल्स 20 और 21 ये लिटरली बुलेट प्रूफ हैं। चाहे देश में कोई भी इमरजेंसी क्यों ना लगी हो, ये दोनों अधिकार कभी भी किसी भी हालत में सस्पेंड नहीं किए जा सकते। एसआर मुंबई केस से जुड़ा एक बहुत फेमस कोट है जो प्रेसिडेंट्स रूल की एकदम असली तस्वीर दिखाता है। जब 356 लगता है ना, तो राष्ट्रपति सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स अपने हाथ में ले लेते हैं। लेकिन इस केस ने एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर दी थी कि शुरुआत में राज्य की विधानसभा को सिर्फ सस्पेंड किया जाता है। उसे पूरी तरह से भंग या डिसॉल्व अब तब तक नहीं कर सकते जब तक पार्लियामेंट इसके लिए अपनी मुहर न लगा दे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पिलर की ओर, भारत का चुनाव आयोग। इसे हम हमारे लोकतंत्र का इंजन भी कह सकते हैं। यहाँ आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है जो आपकी बेसिक नॉलेज को टेस्ट करेगा। जरा सोचिए, संविधान के अनुसार चुनाव आयोग का कार्यकाल आखिर कितना होता है? इसका जवाब आपको थोड़ा हैरान कर सकता है। सच तो यह है कि संविधान में कार्यकाल का कोई जिक्र है ही नहीं। हम अक्सर ये मान बैठते हैं कि 6 साल या 65 वर्ष की आयु का नियम तो सीधे संविधान में लिखा होगा, राइट? लेकिन असल में ये एक पार्लियामेंट्री लॉ के तहत तय किया गया है। ये इस बात का एक बड़ा रिमाइंडर है कि हर रूल के लिए सीधे संविधान का नाम लेना सही नहीं है। और हाँ, इलेक्शन कमीशन हमेशा से 3 सदस्यों वाली बॉडी नहीं था। आपको बता दूं कि 1989 में जब वोटिंग की उम्र 21 से घटाकर 18 साल की गई तो वोटर बेस एकदम से बढ़ गया, काम बढ़ा, तो इसे 3 सदस्यों वाला बना दिया गया। हालांकि बाद में ये फिर से बदला था, लेकिन आखिरकार 1993 से लेकर आज तक ये एक 3 सदस्यीय कमीशन के रूप में ही काम कर रहा है। ओके, तो अब आते हैं हमारे तीसरे पिलर पर। यह है राष्ट्रपति बनाम राज्यपाल, यानी केंद्र और राज्य के प्रमुखों के बीच का एक डायरेक्ट हेड टू हेड कंपैरिजन। पॉलिटी पढ़ते हुए आपने ये 2 लैटिन टर्म्स जरूर सुने होंगे, डी जुरे और डी फैक्टो। यही पूरी कहानी बयां कर देते हैं। डी जुरे, जिसका मतलब है बाय लॉ या कानूनन। हेड, जैसे केंद्र में प्रेसिडेंट और राज्य में गवर्नर। और दूसरा है डी फैक्टो, यानी जो असलियत में हेड है, जिनके पास रियल पावर है, जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री।
इन दोनों पदों के बीच का जो सबसे बड़ा कंट्रास्ट है ना, वो इनके चुनाव और हटाने की प्रक्रिया में छिपा है। देखिए, प्रेसिडेंट एक इलेक्टेड पद है जिनका पूरे 5 साल का एक तय कार्यकाल होता है, लेकिन दूसरी तरफ गवर्नर प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और उनका पद प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है, उनका कोई फिक्स टर्म नहीं होता। अब एक बहुत ही हिडन डिटेल सुनिए जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। ज्यादातर पदों की शपथ संविधान के 3 शेड्यूल में दी गई है, लेकिन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर की शपथ वहां नहीं है, बल्कि वो अलग-अलग आर्टिकल्स में मौजूद है। और मजे की बात यह है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों ही संविधान को प्रोटेक्ट, प्रिजर्व और डिफेंड करने की एक बहुत ही खास शपथ लेते हैं। एक और बात जो आपको हमेशा याद रखनी है, इम्पीचमेंट या महाभियोग का जो शब्द है, जो आर्टिकल 61 में आता है, वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए इस्तेमाल होता है, और वो भी केवल एक आधार पर, संविधान के उल्लंघन पर। अगर आप गवर्नर को हटाने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो टेक्निकली पूरी तरह से गलत होगा। चलिए, अब हम अपने आखिरी और चौथे पिलर की तरफ बढ़ते हैं, विधायी बिल पारित करना। आखिर ये कानून बनने की पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है? जब भी कोई बिल राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो आर्टिकल 111 के तहत उनके पास साफ साफ 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला, वो अपनी सहमति यानी असेंट दे सकते हैं। दूसरा, वो उसे अपने पास रोक सकते हैं। या तीसरा, वो उसे पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेज सकते हैं। लेकिन हाँ, ये याद रहे कि मनी बिल के मामले में ये वापस भेजने वाला ऑप्शन उनके पास नहीं होता। लेकिन जब यही बात गवर्नर के मामले में आती है तो गेम थोड़ा बदल जाता है। आर्टिकल 200 और 201 के तहत उनके पास एक चौथा और बेहद अनोखा ऑप्शन भी होता है। वो किसी स्टेट बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर सकते हैं। मतलब समझ रहे हैं आप? इसका सीधा सा अर्थ है कि राज्य के एक बिल की आखिरी किस्मत अब सीधे यूनियन के हाथों में पहुंच गई है। बिल पास करने के इस पूरे प्रोसेस में एक बेहद अहम बात और है। 1971 में आए 24वें संशोधन ने ये बिल्कुल अनिवार्य कर दिया था कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल राष्ट्रपति के पास आता है तो उन्हें उस पर अपनी सहमति देनी ही पड़ेगी। वहां उनके पास इसे वापस भेजने या रोकने का कोई वीटो पावर नहीं बचता। इन सब चीजों को देखकर एक टर्म याद आता है, सुई जेनेरिस। इस शब्द का मतलब होता है अपनी तरह का इकलौता या एकदम अलग, और सही मायनों में यह शब्द गवर्नर की पोजीशन को बिल्कुल परफेक्टली डिफाइन करता है। वो राज्य के एग्जीक्यूटिव हेड जरूर हैं, लेकिन उसी के साथ वो पूरी तरह से केंद्र सरकार पर निर्भर भी करते हैं। एकदम यूनिक सिचुएशन है ये। तो इस पूरे डिस्कशन के बाद मैं आपको एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, जब राज्य की लेजिस्लेटिव किस्मत अक्सर यूनियन के इमरजेंसी पावर्स और गवर्नर के डिस्क्रिशन यानी विशेषाधिकारों पर टिकी होती है, तो हमारा भारतीय संविधान असल में कितना फेडरल या संघीय है, इस पे जरूर विचार कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आज के इस एक्सप्लेनर ने आपको दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के इस नाजुक बैलेंस को समझने के लिए एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन दी होगी।